तो आज का ये खूबसूरत ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग लव ट्रायंगल लव स्टोरी पर आधारित है। इस ड्रामा में हीरोइन का भाई हीरोइन को एक गुंडे के पास बेच देता है बस पैसों के लिए, और बेचारी हीरोइन अपनी इज्जत को उस गुंडे से बचाती फिरती रहती है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में हीरो की एंट्री होती है जो उसकी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है उससे शादी करके, और यहीं से इन दोनों की हेट लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर चलिए इस ड्रामा को देखते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन पिम से होती है जो कि स्कूल में पढ़ती है और उसका आज बर्थडे होता है। तो पिम अपने घर जा रही होती है लेकिन तभी उसकी गाड़ी छूट जाती है जिससे वो घर जाने वाली होती है। तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि अगली गाड़ी कुछ घंटे बाद होती है। तो वो सीधा अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो उसकी मॉम कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है, अगर तुम ही बर्थडे पार्टी पर लेट पहुंचोगी तो क्या होगा। और यहाँ पर ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पिम के पापा आते हैं और पिम की मॉम को बताते हैं कि पूरे ऑफिस में आग लग गई है, हमें यहाँ से जाना होगा। और यहाँ पर पिम के पापा अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती और वो लोग आग में फंस जाते हैं। इधर पिम जब सुनती है कि ऑफिस में आग लग गई है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपनी फैमिली के पास दौड़कर जाने लगती है, जिस चक्कर में वो एक गाड़ी से टकरा भी जाती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो सरान की होती है। तो पिम यहाँ पर उस गाड़ी पर भी ध्यान नहीं देती बल्कि अपना सारा सामान छोड़कर फैक्ट्री की तरफ भागती है। इधर सरान जब पिम को इतनी जल्दबाजी में देखता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ पिम के पैर में काफी चोट लगी हुई होती है लेकिन वो ऐसी हालत में भी फैक्ट्री की तरफ भाग रही होती है क्योंकि फैक्ट्री में घमासान आग लगी हुई होती है और उसे अपने पेरेंट्स की चिंता हो रही होती है। और बेचारी यही सब सोच सोचकर फिर से नीचे गिर जाती है लेकिन वो खुद को संभालती है और वो फिर से भागने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और यहाँ पर सरान पिम की हेल्प करता है क्योंकि सरान को पता चल गया होता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। आगे पिम फैक्ट्री पहुंचती है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी आग में फंसे हुए हैं और उनका बाहर निकल पाना नामुमकिन है। तो पिम ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और इधर सरान जब पिम की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि तभी इधर से पिम का भाई रवि नशे की हालत में फैक्ट्री आता है और वो नशे में सरान की गाड़ी को ठोक देता है और उसके बाद खुद पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई रास्ते में गाड़ी पार्क करने की। और यहाँ पर वो सरान की गाड़ी को मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सरान भी आ जाता है और उसे रवि को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो रहा होता है और इसे अपनी गाड़ी की पड़ी होती है जिस वजह से सरान रवि को मारने ही वाला होता है कि तभी उधर से दादाजी की एंट्री होती है। तो सरान जैसे ही दादाजी को देखता है तो वो रुक जाता है क्योंकि सरान दादाजी को जानता है। तो दादाजी जब रवि की ऐसी हालत देखते हैं तो वो रवि को कहते हैं तुम यहाँ पर नशे में धुत और तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर जलकर मर रहे हैं, क्या तुम्हें जरा सी भी खबर है। तो रवि जब ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से बौखला जाता है। आगे दादाजी सीधा पिम के पास जाते हैं क्योंकि पिम रो रो कर बुरा हाल हो गया होता है। तो यहाँ पर दादाजी पिम को संभालते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम फिक्र मत करो। और यहाँ पर दादाजी पिम को कहते तो है सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता और उस आग में पिम के पेरेंट्स जलकर मर जाते हैं और पिम ये सब देखकर पागलों की तरह रोती है। और इधर सरान जब पिम की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे पिम के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद दादाजी उन लोगों को अपने गाँव रहने के लिए बुलाते हैं क्योंकि पिम के पेरेंट्स की जितनी भी संपत्ति होती है वो सब कर्जे भरने में ही खत्म हो गई होती है। तो रवि उस गांव को देखकर पूरी तरह से पगला रहा होता है क्योंकि उस गांव में कोई भी सुविधा नहीं होती। इसलिए रवि अपने दादाजी को कहता है कि वो अपनी जमीन को बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले जाए और ऐशो आराम वाली लाइफ जिए। पर दादाजी रवि की इस बात पर रवि को खूब डांटते और कहते हैं ये मेरी पुरखों की जमीन है और मैं इसे तुम्हारे कहने पर कभी भी नहीं बेचूंगा। अगर तुम्हें इस गाँव में रहना है तो रहो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। तो रवि का ये बात सुनकर मुंह लटक जाता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं होती तो उसे दादाजी के पास रहना ही पड़ता है। इधर पिम दादाजी से मिलकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि पिम बहुत ही प्यारी बच्ची होती है और दादा की बहुत ही लाडली की तभी वहाँ पर सरान भी आ जाता है। तो दादाजी जब सरान को देखते हैं तो दादाजी सरान को प्रणाम करते हैं क्योंकि सरान इस गाँव का बहुत ही बड़ा जमींदार होता है और अमीर भी होता है और सरान ने दादाजी के बेटे बहू के अंतिम संस्कार में बहुत सारा खर्चा भी किया होता है जिस वजह से दादाजी सरान के बहुत ही आभारी होते हैं। और सरान भी दादाजी को खूब मानता है क्योंकि जब वो इस गाँव में नया नया आया था तो दादाजी ने उसकी बहुत ही हेल्प की थी। इधर पिम जब सरान को देखती है तो उसे सरान को देखकर बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती और वो अपना मुंह फेर लेती है। तो सरान को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। आगे वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है और पिम भी उस गांव में धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करने लगती है। अगले दिन सरान अपने घर जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते में देखता है कि दादाजी ने अपनी जमीन को बेचने के लिए बोर्ड लगाया। ये देखकर सरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जहाँ तक वो दादाजी को जानता है दादाजी अपनी जमीन कभी भी किसी को भी बेचने वाले नहीं होते। आगे दादाजी अपनी पोती के साथ मिलकर पंडितों को दान पुण्य कर रहे होते हैं कि तभी एक पंडित उसे बताता है कि क्या तुम अपनी जमीन बेच रहे हो। तो दादाजी जब पंडित के मुँह से अपनी जमीन की बात सुनते हैं वो पूरी तरह
से शॉक्ड हो जाते क्योंकि दादाजी ने अपनी जमीन को कभी भी सेल पर नहीं लगाया हुआ होता है। तो दादाजी जब जाकर वहाँ पर बोर्ड देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ये सारा कारनामा रवि का होता है। तो दादाजी उस बोर्ड को अपनी जमीन से उखाड़ने लगते हैं और कहते हैं इस कमीने रवि की तो मैं बैंड बजा दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जमीन को बेचने की। तो यहाँ पर प्रेम अपने दादाजी को समझाती है कि भाई ने शायद ये नशे की हालत में ये बोर्ड यहाँ पर लगा दी होगी, आपको भी पता है ना जब वो नशे में रहे तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो दादाजी कहते तुम शराब के आड़ में अपने भाई के काले कारनामे को नहीं छुपा सकती, तुम्हारा भाई एक नंबर का गधा है, उसे अपनी लाइफ में जुआ खेलना और आवारागिरी करने के अलावा आता ही क्या है। तो पिम यहाँ पर अपने भाई को डिफेंड करने लगती है क्योंकि पिम को लगता है कि उसका भाई बहुत ही अच्छा है, लेकिन दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम उसके बारे में सोचती हो। अगर उसके अंदर तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स का 1% भी गुण आ जाता ना तो मैं समझ जाता कि वो लायक बच्चा है, लेकिन वो एक नंबर का नालायक है। उसने कुछ दिन पहले मेरे पैसे भी चोरी कर लिए थे और अब वो मेरी जमीन बेचने के फिराक में है। जब पिम ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती। इधर सरान भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और सरान को पता चल जाता है कि दादाजी के पोते का ये सारा कारनामा है, दादाजी अपनी जमीन नहीं बेच रहे। आगे दादाजी रवि को लेकर बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर पिम दादाजी को शांत करती है और कहती है दादाजी आपके लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, अगर आप इस तरह गुस्सा करते रहेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो दादाजी कहते हैं तुम कितनी प्यारी और समझदार बच्ची हो, तुम्हारा भाई इस तरह का क्यों नहीं है, अगर तुम्हारा भाई भी थोड़ा समझदार होता तो आज हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। आगे पिम अपने भेड़ों को चराने के लिए खेत लेकर जाती है तो उसके खेत में जरा सी भी घास नहीं हो तो उसे अपने भेड़ों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके भेड़ पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे होते कि तभी पिम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सारे भेड़ों को सरान के खेत में भेज देती है क्योंकि सरान के खेत में बहुत ही हरी भरी घास होती है, इसलिए वो अपने भेड़ों को दावत करवाने के लिए सरान के खेत में चोरी छुपे भेज देती है और ये सारा कारनामा करके वो बहुत ही खुश हो रही होती है। और उसके बाद वो आराम से बैठकर अपना लंच कर ही रही होती है कि तभी उधर से सरान आ जाता है और वो जब अपने खेत में पिम के भेड़ों को देखता है तो वो पिम पर बहुत ही गुस्सा करता है। तो यहाँ पर पिम कहती है तुम्हारे खेत में इतनी घास है और वैसे भी तुम इस घास का क्या अचार डालोगे, अगर मेरे भेड़ तुम्हारे थोड़े मोड़े घास खा ही लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारा घास तो कम नहीं होगा ना बल्कि और बढ़ेगा। तो सरान कहता है ये मेरा खेत है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे खेत में अपने भेड़ों को चरवाने का, और मैं अपने खेत के घास के साथ क्या करता हूँ और क्या नहीं वो मेरा प्रॉब्लम है, अगर इतना ही शौक है भेड़ों को चरवाने का तो अपने खेत में घास क्यों नहीं उगवा लेती। और इसी बात को लेकर दोनों में तू मैं हो जाती है। तो पिम को सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो इतनी सी घास के लिए उसे ढेर सारी बातें सुना रहा होता है। तो पिम भी उसकी सारी बकवास सुनकर भेड़ों को वहाँ से हटा देती है और अपना खाना खाने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका सारा खाना नीचे गिर गया है, जिसे देखकर वो बहुत ही सैड हो जाती है। और इधर सरान भी उसे ये सारी हरकत करते हुए देख लेता है तो उसे पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे दादाजी सरान से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि दादाजी की जमीन सरान के पास मॉर्गेज होती है। तो दादाजी यहाँ पर सरान को कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। तो सरान यहाँ पर दादाजी से पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि दादाजी ने उसकी बहुत ही हेल्प की होती है। और यहाँ पर सरान दादाजी को कहता है आपको मुझे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो जमीन आपकी है और वो जमीन हमेशा आपकी ही रहेगी। तो दादाजी सरान के मुँह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि सरान दादाजी को अपने दादाजी की तरह ट्रीट करता है। आगे रवि अपनी अय्यासियां करके घर वापस आता है तो यहाँ पर दादाजी रवि को खूब डांटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन को सेल पर रखने की। तो रवि कहता है तो क्या हुआ, अगर हम वो जमीन बेच देंगे तो हम अपनी लाइफ को ऐसो आराम में जिएंगे ना कि इस गरीबी में। तो दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें ये इतनी गरीबी लगती है तो मेरे घर से दफा क्यों नहीं हो जाते और अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हो जाते। और इसी बात को लेकर दादा पोते में लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर पिम दादाजी को शांत करती है। आगे दादाजी पिम को साग सरान के घर ले जाने को कहते हैं पर पिम जाने से मना कर देती है और कहती है दादाजी आप हमेशा उसे साग सब्जियां क्यों भेजते रहते हैं। तो दादाजी यहाँ पर पिम को बताते हैं कि सरान बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने हमारी बहुत हेल्प भी की है, तो हम उनके लिए इतना कर रहे हैं तो क्या हो गया। और यहाँ पर दादाजी पिम को समझा बुझाकर सरान के घर साग देने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ सारा जो कि सरान की बहन होती है और एक नंबर की अय्यास लड़की होती है जिसे अपने भाई के पैसों पर कूदना आता है और सिर्फ उनका पैसा बर्बाद करना आता है। और सरान भी अपनी बहन की सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है क्योंकि वो अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्टिव होता है। आगे पिम सरान के घर आती है और वहाँ जाकर सरान को साग सब्जियां देती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो सरान कहता है तुम्हारी भेड़ मेरी खेत में आकर चढ़ रही थी और इस बात का अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है क्योंकि अगर तुम्हें फिर से मौका मिलेगा तो तुम फिर से मेरे खेत में अपने भेड़ भेज दोगी, इसलिए अभी हमें इस बारे में बात करनी होगी। और यहाँ पर सरान पिम को जबरदस्ती अपने साथ तबेले में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे घास की बीज देता है और कहता है ये लो घास की बीज और जाकर अपने खेत में रो पाओ, इससे तुम्हारे खेत में भी घास होगी और तुम अपने भेड़ को आराम से
जड़ा पाओगी। और यहाँ पर सरान पिम को घास बुनने की सारी विधि बताता है। तो यहाँ पर पिम उसे बताती कि मेरे पास इतनी लंबी पाइप नहीं है जो मेरे खेत तक पानी पहुंचा सके, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो सरान कहता है कि अब ये प्रॉब्लम भी क्या मैं ही सुलझाऊं, तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना होगा। तो यहाँ पर पिम फिर से सरान को मस्का लगाने लगती है और कहती अगर तुम्हारे खेत में मेरे भेड़ जाकर थोड़ी सी घास चुन ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, इतने कंजूस क्यों बन रहे हो, हमें थोड़ी सी घास दे ही दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। तो सरान कहता है मक्खन लगाना बंद करो और जैसा मैंने कहा है वैसा करो, अगर आइंदा से तुम्हारी भेड़ मेरे खेत में आई तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ सारा वीर की गाड़ी को ठोक देती है। तो वीर यहाँ पर सारा से बदतमीजी से बात करने लगता है क्योंकि वीर को नहीं पता होता कि सारा सरान की बहन है। तो सारा यहाँ पर वीर के सामने अपना ही रौब दिखाने लगती है। तो वीर भी कहता है तुम सरान की बहन हो या फलना की बहन, तुमने मेरा नुकसान किया है तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। तो सारा यहाँ पर उसके सामान की भरपाई करती है, उल्टा उसका सारा सब्जी भी खरीद लेती है। तो रवि जब देखता है कि सारा इतनी अमीर है और उसके पास इतने सारे पैसे हैं तो वो सारा को पटाने के लिए उसके पीछे लग जाता है क्योंकि वो एक नंबर का कमीना होता है और वो जहाँ पैसे देखता है वहीं पर मुंह मारने के लिए चला जाता है। इधर रवि भी सारा के कहने पर अपनी सारी सब्जी सरान के फार्म में जाकर पहुंचा देता है। तो सरान जब ये सब सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बहन ने ऑलरेडी सारी सब्जियों के पैसे दे दिए होते हैं। आगे जब आंटी को इस बारे में पता चलता है तो वो सरान के पास जाती है और कहती है हमारे फार्म में इतनी सारी सब्जियां पर वो हमारे फार्म की सब्जियों को छोड़कर हमारे दुश्मन के फार्म की सब्जियां खरीदने के लिए चली गई। आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये सब सिर्फ तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है सरान, तुमने अपनी बहन को इतना सर चढ़ा दिया है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनती। तो सरान कहता है आंटी मेरे पास अब एक ही बहन बची हुई है जिसकी मैं सारी खुशियों को पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में वो सब करे जो वो करना चाहती है। आपको भी पता है कि मैं अपनी बड़ी बहन को खो चुका हूँ और अब मैं सारा को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं उसकी सारी मन मर्जियों को मानता रहता हूँ। तो आंटी कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अपनी बहन को इतनी भी छूट देना सही बात नहीं है। दूसरी तरफ सारा रवि के साथ पब में खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर वीर भी आ जाता है और वो भी सारा के साथ ड्रिंक करता है और यहाँ पर इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। आगे वो लोग बहुत सारा ड्रिंक करके घर वापस आते हैं। तो वीर यहाँ पर रवि को उसके घर के पास छोड़ देता है और सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो रवि इतने नशे में होता है कि वो रोड पर ही जाकर घुलट जाता है और वहीं पर सो जाता है। दूसरी तरफ पिम दादाजी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तो दादाजी को पिम की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके जाने के बाद उनकी पोती का कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि उन्हें अपने पोते पर तो जरा सा भी भरोसा नहीं है कि वो पिम का ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर पिम कहती है दादाजी आपको कुछ भी नहीं होगा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करते रहेंगे। तो दादाजी पिम की ये सारी बातें सुनकर स्माइल करने लगते हैं। अगले दिन पिम जब बाहर आती है और अपने भाई को रोड पर इस तरह पड़े हुए देखती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उधर से सरान आ जाता है और वो रवि को मारने लगता है क्योंकि रवि उसकी बहन के साथ हैंग आउट कर रहा होता है जो सरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर पिम सरान को कहती है अगर तुमने मेरे भाई को जरा सा भी छुआ या उसे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सरान कहता है अगर तुम्हें अपने भाई से इतना ही प्यार है तो अपने भाई को कहो कि मेरी बहन से दूर रहे, क्योंकि अगर ये मुझे अपनी बहन के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पिम को सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे पिम सरान की इस हरकत के बारे में दादाजी को बताती है। तो दादाजी कहते हैं यहाँ पर सरान की कोई गलती नहीं है बल्कि इस नालायक की गलती है। आखिरकार इस नालायक को किसने कहा था सारा के साथ घूमने के लिए। और यहाँ पर दादाजी उल्टा रवि को ही डांटने लगते हैं क्योंकि दादाजी को पता होता है कि इन समय सिर्फ रवि की ही गलती है, जिस चक्कर में दादाजी की भी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो पिम यहाँ पर दादाजी को शांत करती है और कहती है दादाजी आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आगे पिम भेड़ चरा रही होती है कि तभी वो वी और तो से मिलती है जो कि सरान के घर में ही काम करते हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर सरान ने रवि को फिर से सारा के साथ देखा तो सरान रवि को जान से मार डालेगा। जब पिम ये सारी बातें सुनती है तो उसे सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सरान से मिलने के लिए सीधा उसके घर पहुंच जाती है और वहां जाकर सरान को कहती है अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया तो याद रखना मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें मेरे भाई से कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर बात करते हैं ना और इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन तुम तो मेरे भाई को जान से मारने की ही प्लानिंग कर रहे हो। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सरान कहता है तुम यहाँ पर अपनी भाई की साइड लेने के लिए आई हो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा भाई किस टाइप का इंसान है। अगर उसने मेरी बहन के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो पिम कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुमने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तो सरान कहते तुम्हें जो करना है वो करो, देखता हूँ पुलिस भी तुम्हारी बात कैसे सुनती है। तो बेचारी पिम को उल्टे पैर ही वापस आना पड़ता। आगे दादाजी की अचानक मौत हो जाती है। तो पिम जब दादाजी को ऐसी हालत में देखती है तो वो पागलों की तरह रोने लगती है। आगे दादाजी का अंतिम संस्कार मनाया जाता है तो पिम दादाजी को याद करके फूट फूट कर रोती है। इधर सरान को पिम की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं
जाती। आगे पिम दादाजी के मरने का शोक मना रही होती है, पर उसका भाई तो दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी को हथियाने में लगा हुआ होता है और वो जाकर दादाजी की सारी वसीयत को पढ़ लेता है। तो उसे पता चलता है कि दादाजी ने अपनी जमीन उसके नाम नहीं बल्कि उसकी बहन के नाम की है। ये बात जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। आगे अपना गुस्सा निकालने के लिए वो फिर से पब जाता है और वहाँ जाकर सारा के साथ खूब ड्रिंक करता है। अगली सुबह सरान जब रवि को अपनी बहन के साथ देखता है, उसे देखकर उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और यहाँ पर सरान रवि को खूब मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहो, क्या ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती क्या? तो रवि कहता है, भाई तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम दोनों तो पब गए थे और वहाँ पर जाकर हम लोग मस्ती कर रहे थे। अगर तुम अपनी लाइफ में मस्ती नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोग मस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारी बहन मेरे साथ मस्ती करना चाहती थी, इसलिए हम लोग पब गए थे। ये बात सुनकर सरान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो रवि को खूब मारने लगता है और उसके बाद मार पीट कर उसे उसके घर लेकर जाता है। तो पिम जब अपने भाई की ऐसी हालत देखती है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और वो यहाँ पर सरान से लड़ाई करने लगती है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके भाई को मारने की। तो यहाँ पर सरान भी कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई मुझसे बचा रहे तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी मुझे बेचकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा भाई मेरे हत्थे चढ़ गया तो याद रखना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग अपनी सारी जमीन मुझे बेच दो। तो रवि कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सरान भी उन लोगों को धमकी दे देता है और कहता है, अगर तुम लोग अपनी खैर चाहते हो तो मुझसे बचकर रहना। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे रवि इस ड्रामा के विलन थाना से मिलने के लिए जाता है और थाना को अपने दादा की सारी जमीन बेच देता है और कहता, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने आपके दुश्मन को ये जमीन नहीं बेची बल्कि आपको बेची। तो यहाँ पर थाना कहता है, तुमने अपना वादा पूरा किया लेकिन ये मत भूल तुम्हारा कर्जा अभी भी बाकी है, तुम्हें अपने कर्जे के बदले अपनी बहन को मुझे सौंपना होगा। तो यहाँ पर रवि कहता है, मैं अपने वादे से नहीं मुकरा, मैं बहुत जल्द उसे आपके पास लेकर आऊंगा। और यहाँ पर रवि अपनी ही बहन का सौदा थाना के साथ कर देता है, क्योंकि थाना की गंदी नजर पिम पर होती है। इधर तो पिम को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है, क्योंकि तो को पता होता है कि पिम की कंडीशन अच्छी नहीं है और वो ना ही अच्छा खाना खा रही है, इसलिए वो उसे अपने घर बुलाता है ताकि वो अच्छा सा खाना खा सके। तो पिम तो के घर आने से मना कर देती है क्योंकि वो सरान का सामना नहीं करना चाहती। तो उसे बताता है कि ये हमारा फैमिली डिनर है, तो यहाँ पर सरान क्यों आएगा। तो पिम जैसे ये सुनती है कि उस डिनर में सरान नहीं आएगा तो वो आने के लिए हाँ कर देती। आगे औरन की एंट्री होती है जो कि सरान से प्यार करती है और उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, इसलिए वो उसकी फैमिली में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। पर सरान को औरन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो तो उसे अपनी दोस्त समझता है। इसके अलावा उसके अंदर औरन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती और ये बात औरन को पता होती है, लेकिन फिर भी वो सरान का पीछा नहीं छोड़ती और उसे पटाने के पीछे पागल रहती है। इधर भी अपने भाई से पूछती है कि तुमने पिम को डिनर पे इनवाइट क्यों किया। तो उसे बताता है कि पिम की कंडीशन बहुत ही खराब है, वो बहुत ही घटिया खाना खा रही थी, इसलिए मैंने उसे इन्वाइट किया था ताकि वो यहाँ पर आकर अच्छा खाना खा सके। इधर सरान भी ये सारी बातें सुन लेता है तो उसे पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे पिम डिनर करने के लिए उनके घर आती है तो वहाँ आकर उसे पता चलता है कि सरान भी उन लोगों को डिनर पर ज्वाइन करने वाला है। ये बात जानकर पिम के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सरान का नाम सुनते ही वहाँ से भागने लगती, क्योंकि वो सरान के साथ बिल्कुल भी डिनर करना नहीं चाहती। कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है, जिस वजह से पिम वहाँ से नहीं जा पाती और उसे सरान के साथ बैठकर वहाँ पर डिनर करना पड़ता है। आगे सारे लोग वहाँ पर डिनर करते हैं पर पिम के गले से एक निवाला भी नहीं उतरता, क्योंकि वो जब भी सरान की सड़ी हुई शक्ल देखती तो उसकी भूख मर जाती है। आगे सारी फैमिली अपना डिनर करके वहाँ से चली जाती है और वो लोग पिम के बारे में ही सोच सोच कर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि पिम ने एक निवाला भी नहीं खाया हुआ होता है। तो सरान भी पिम का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उसे खाना ना खिला दे, इसलिए सरान पिम को खाना खाने को कहता है पर पिम खाना खाने से मना कर देती है। तो सरान भी पीछे नहीं हटता और वो कहता है, अगर तुम यहाँ पर खाना नहीं खाओगी तो मैं अपने हाथों से तुम्हें जबरदस्ती खाना खिलाऊंगा, इसलिए अब फैसला तुम्हारा है कि क्या तुम मेरे हाथों से खाओगी या अपने हाथों से। तो बेचारी पिम को भी सरान के जिद के सामने झुकना ही पड़ता है और वो खाना खाने लगती है। तो पिम जैसे ही खाना खाती है तो उसे खाना बहुत ही टेस्टी लगने लगता है और वो खाना खाने के बाद फिर से बड़बड़ाने लगती है, क्योंकि पिम एक नंबर की फूडी होती है और वो जब भी कोई भी खाना खाती है तो वो हमेशा उस खाने की तारीफ जोर जोर से करती है। और सरान ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पिम ये सारी हरकतें करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही होती है। आगे सरान खाना खाने के बाद पिम को घर छोड़ता है और वहाँ जाकर जब उसे पता चलता है कि उसने जो बीज पिम को दिया था पिम ने उस बीज को उगाया ही नहीं, तो ये बात जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो पिम को कहता है, मैंने तुम्हें ये बीज दिया था तो तुमने इसे रोपा क्यों नहीं।
तो पिम कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे खेत में पानी की सप्लाई नहीं है, जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकती। तो सरान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पिम को कहता है आंटी ने तुम्हारे लिए कुछ खाना भेजा है, मैं इसे रख कर आता हूँ। और सरान इसी बहाने से किचन घुस जाता है और वहाँ जाकर जब वो पिम की खाने की कंडीशन देखता है तो उसे पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर पिम भी आ जाती है। तो यहाँ पर सरान बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पिम फिर से अपने भेड़ों को चोरी छुपे सरान के खेत में छोड़ देती है चढ़ने के लिए और उसके बाद बाहर जाकर अपना लंच एंजॉय करने लगती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और वो पिम को ये सब करते हुए देख लेता है। तो सरान का गुस्सा सीधा पिम पर जाकर फूटता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने भेड़ों को मेरे खेत में चराने के लिए नहीं भेजा करो, क्या तुम्हारे भेजे में मेरी इतनी सी भी बात नहीं घुसती। तो पिम कहती है तुम्हारे खेत में इतनी घास है, अगर थोड़ी सी घास मेरी भेड़ खा ही लेगी तो तुम्हारा क्या जाएगा, इतने भी कंजूस मत बनो। तो सरान कहता है अगर आइंदा से तुम्हारी भेड़ मेरे खेत में दिखाई दी तो याद रखना कि मैं उसे पकाकर खा जाऊंगा, उसके बाद मुझे मत कहना। तो पिम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपने भेड़ों को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे सारा का बर्थडे होता है तो सारा पिम को भी अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है क्योंकि सारा पिम के भाई की अच्छी दोस्त होती है। आगे सारे लोग पार्टी में आ जाते हैं, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर। तो यहाँ पर पिम भी आती है तो उसका ध्यान लोगों से ज्यादा खाने पर होता है क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है और वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर सरान भी सिर्फ दा को ही देख रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। इधर दा और औरन का पिम का पार्टी में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खासकर उसके कपड़े पर ही कमेंट कर रही होती है। आगे पिम पार्टी से चोरी छुपे खाना चोरी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और पिम को ये सब करते हुए देख लेता है। तो वो पिम को कहता है तुम यहाँ पर खाना खाने आई हो या चोरी करने के लिए। तो पिम सरान की बातें सुनकर खाना रखने लगती है। तो सरान पिम को जबरदस्ती घर के अंदर लेकर आता है तो पिम उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर सरान रुकने का नाम ही नहीं लेता और उसे सीधा रूम में लेकर आता है। तो पिम जब ये सब देखती है तो उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं और उसे ये लगने लगता है कि सरान उसके साथ जबरदस्ती सोना चाहता है, इसलिए वो उसे रूम में लेकर आया है। इसलिए वो वहाँ से भागने के बहुत सारे तरीके अपनाती है पर सरान उसे भागने ही नहीं देता बल्कि जबरदस्ती अपने पास रोक कर रखता है और कहता है अगर तुम यहाँ से दोबारा भागी तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ वो कर बैठूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। तो बेचारी पिम चुपचाप वहीं पर खड़ी रह जाती है। तो सरान कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती सोऊंगा, कोई गधा ही होगा जो तुम्हारे साथ सोएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर से भेड़ों की बू आ रही है। और यहाँ पर सरान पिम को टीस करके कपड़े चूज करने के लिए चला जाता है। एक्चुअली सरान ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि पार्टी में सारे लोग पिम के कपड़े को देखकर उसे जज कर रहे होते हैं और उसके बारे में बातें बना रहे होते हैं जो सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सरान पिम को रूम में लेकर जाता है ताकि वो उसे पार्टी लाइक रेडी कर सके और कोई भी उसके बारे में गलत बातें ना बोल सके। आगे सरान पिम को कपड़े चेंज करने के लिए देता है तो पिम कहती है मेरे कपड़े भी तो अच्छे ही हैं तो मैं इसे चेंज क्यों करूं। और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों में तू मैं हो जाती है। तो सरान कहता है क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल नहीं है, जब हम ऐसी पार्टीज में जाते हैं तो यहाँ का आउटफिट कुछ अलग होता है ना कि इस तरह की सिंपल। अगर तुम्हें खुद की इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम पार्टी के होस्ट की इज्जत का तो ख्याल रख लो, चुपचाप जाकर ये कपड़े चेंज करके आओ, मुझे अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी। तो बेचारी पिम सरान के डर से बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तो वो जैसे ही बाथरूम जाती है तो उसे सरान की बातें याद आती है कि सरान ने उसे कहा था कि उससे भेड़ों की बदबू आ रही है, तो वो अपने शरीर से भेड़ों की बदबू मिटाने के लिए नहाने लगती है। दूसरी तरफ सरान पिम के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है लेकिन बहुत देर से पिम बाहर ही नहीं निकल रही होती। तो सरान पिम से पूछता है तुम इतने देर से क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर निकलो। तो यहाँ पर पिम उसे बताती है कि मैं नहा रही हूँ। तो सरान ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें ये बाथरूम चेंज करने के लिए दिया था ना कि नहाने के लिए। तो पिम कहती है तुमने ही तो कहा मुझसे भेड़ों की बदबू आ रही है तो मुझे नहाना पड़ा। तो सरान पिम की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे पिम रेडी होकर बाहर आती है तो पिम बहुत ही प्यारी लग रही होती है उस ड्रेस में। तो सरान की नजरें ही नहीं हट पिम को इस अवतार में देखकर। आगे पिम कहती है मैं रेडी हो गई, अब मैं जाऊँ। तो सरान कहता है 1 मिनट रुको। और यहाँ पर सरान पिम के बाल बांधने लगता है और कहता है अच्छे घराने की लड़कियां हमेशा अपना बाल बांध कर रखती है खाने टाइम ताकि उनके मुंह में बाल ना चला जाए, इसलिए तुम भी बांध कर रखो। और यहाँ पर सरान पिम को एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगता है जिसे देखकर तो पिम के होश ही उड़ जाते हैं। पर इन दोनों का ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है। आगे वो लोग रेडी होकर बाहर आते हैं तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है तुम्हें यहाँ पर खाना चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, जब यहाँ का पार्टी खत्म हो जाएगा तो मैं आंटी को कहूंगा कि जो खाना बचा हुआ है वो तुम्हें पैक करके तुम्हारे घर भिजवा दे, इसलिए चुपचाप पार्टी एंजॉय करो, ठीक है। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है और पिम ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगे पिम फिर से खाने पर टूट जाती है क्योंकि वो 1 नंबर की फूडी होती है और वो जहाँ भी टेस्टी खाना देखती तो वो खुद को नहीं रोक पाती। इधर डैनियल की नजर पिम पर पड़ती है तो पिम उसे बहुत ही क्यूट लगती है तो वो पिम से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। तो पिम भी उससे हंस हंस कर बातें करती है क्योंकि पिम ऑलरेडी
पर्सनैलिटी बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पर ये दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। तो सरान को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और उसे बहुत ही जलन भी हो रही होती है। इधर डैनियल पिम के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है और उससे पूछता कि क्या तुम्हारा भाई सच में सारा को डेट कर रहा है। तो पिम कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे बल्कि वो दोनों एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो डैनियल कहता है लेकिन उन दोनों को देखकर नहीं लगता कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इधर औरन जब पिम को सारा के कपड़े में देखती है और उसे डैनियल के करीब जाते हुए देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो औरन को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाती है और वहाँ जाकर उसे टोंट मारती है, क्या तुम इस पार्टी में अपनी गरीबी मिटाने के लिए अमीर बंदे को पटाने के लिए आई हो ताकि वो तुम्हारा कर्जा भर सके। तो पिम कहती है नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ खाना ठूसने के लिए आई हूँ, और पिम ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो औरन को पिम पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पिम को सबक सिखाने के लिए पूरे पार्टी के सामने उसका कपड़ा फाड़ देती है और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि ये सब अचानक हो गया। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसके इज्जत पर बात आ जाती है। तो यहाँ पर डैनियल उसे कवर करने के लिए आने ही वाला होता है कि उससे पहले ही सरान आ जाता है और वो पिम को कवर कर देता है। तो पिम बिना कुछ कहे उस पार्टी से बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर उन लोगों को खूब गालियां देती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और पिम को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो पिम कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो यहाँ पर सरान भी पिम को डैनियल को लेकर टोंट मारता है कि अगर अभी डैनियल उसे ये ऑफर कर रहा होता तो वो खुशी खुशी उसकी गाड़ी में बैठ जाती। तो वो खुशी खुशी उसके गाड़ी में बैठ जाती। तो पिम को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सरान को कहती है हर लड़कियां पैसों के लिए नहीं मरती, कुछ लड़कियां सिर्फ पार्टी में खाना खाने के लिए भी जाती है। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम गरीब हैं तो हमारा एक ही मकसद है कि हम अमीर बंदों को पटाकर अमीर बन जाए। मैं एक बात में साफ साफ बता दूं, मैं उस टाइप की लड़कियां नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देती है। और यहाँ पर पिम सरान को खूब खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो सरान को भी बहुत ही बुरा लगता है कि उसे पिम से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आगे पिम घर जाती है और अपनी फूटी किस्मत पर रोती है और रोते रोते ही सो जाती है। अगली सुबह पिम सोई हुई होती है कि तभी सरान कस कस कर उसके दरवाजे को पीट रहा होता है। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है कि तभी सरान उसके दरवाजे को तोड़ देता है और कहता है तुम्हारा भाई कहाँ है, मुझे बताओ। तो पिम कहती है मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ पर है, वैसे क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो सरान कहता है तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर भाग गया है, इसलिए मुझे बताओ तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर कहाँ गया है। तो पिम कहती मुझे कैसे पता होगा कि मेरा भाई तुम्हारी बहन को लेकर कहाँ गया है, और शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, वो लोग कहीं गए होंगे, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। तो सरान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर भाग गया है, एक बार उसे मेरे हाथ आने दो, उसके बाद मैं उसका वो हाल करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकता। तो पिम कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग भाग गए हैं। तो सरान उसे एक लेटर देता है जो उसकी बहन ने उसके लिए लिखा हुआ होता है, जिसमें उसने ये लिखा होता है कि वो रवि से बहुत ही प्यार करती है और वो रवि के साथ घर छोड़कर जा रही है। जब पिम ये लेटर पढ़ती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई सच में सारा के साथ भाग गया है। तो सरान कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए। तो पिम कहती है इन सब से मेरा क्या लेना देना, तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। तो सरान कहता है क्योंकि रवि तुम्हारा भाई है और तुम्हें बखूबी पता होगा कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा उन दोनों को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर सरान जबरदस्ती पिम को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे अपने साथ बैंकॉक लेकर जाने लगता है। तो यहाँ पर पिम सरान को कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग बैंकॉक ही गए होंगे, वो लोग कहीं और भी तो जा सकते हैं ना। तो सरान कहता है मैंने सब कुछ पता किया है, वो लोग वहीं पर गए होंगे, इसलिए मुझे अपने भाई के दोस्तों का एड्रेस बताओ ताकि मैं उनके घर जाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकूं। तो यहाँ पर पिम उसे कुछ भी नहीं बताती, पर सरान को पहले से ही उसके एड्रेस के बारे में पता होता है, इसलिए वो उन लोगों के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर रवि के बारे में पूछताछ करता है। तो वो लोग कोई भी रवि के बारे में कुछ भी नहीं बताते। तो सरान को यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो लोग ये बात जानने के बाद भी कुछ अजीब तरह से ही रिएक्ट कर रहे होते हैं और ना ही उन लोगों को कोई सदमा लगा होता है, जिस वजह से सरान को उन लोगों पर पूरा शक हो जाता है कि ये लोग रवि के बारे में जानते हैं पर वो लोग बता नहीं रहे। आगे सरान एक कोने में जाकर गाड़ी रोक देता है और यहाँ पर वो पिम को बताने ही वाला होता है कि आखिरकार उसका क्या प्लान है, पर पिम उसके प्लान को समझने के बजाय उल्टा ये समझ लेती है कि सरान यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका भाई उसकी बहन के साथ भाग गया। तो सरान यहाँ पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर पिम उसकी बात ही नहीं सुनती, जिस वजह से इन दोनों में छीना झपटी हो जाती है और पिम वहाँ से भागने लगती है। तो सरान उसे रोकने की कोशिश करता है पर पिम उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा लोगों से हेल्प मांगने लगती है। तो सरान जब उन लोगों को देखता है तो वो खुद को बचाने के लिए पिम को किस कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उन लोगों ने उसे इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया तो वो लोग पक्का उसे जेल भेज देंगे, इसलिए वो यहाँ पर चुपचाप उसे किस कर लेता है इस मामले को सॉल्व करने के लिए। तो वो सारे बंदे भी यही सोचते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सरान का ये प्लान काम कर जाता है। आगे पिम इस वजह से सरान को खूब सुनाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। तो सरान कहता है अगर मैं तुम्हें किस नहीं करता तो वो लोग मेरी चटनी बना देते और मैं यहाँ
यहाँ पर तुम कब से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। और यहाँ पर सरान पिम को कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि रवि के दोस्त किसी काम से घर से बाहर निकले हैं। तो वो भी उन लोगों की गाड़ी का पीछा करता है और पिम को बताता है कि तुम्हारे भाई के दोस्तों को पूरा पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, इसलिए मैं वहाँ पर छुप कर उन लोगों का इंतजार कर रहा था और यही बात तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। आगे सरान सीधा उन लोगों के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर उन लोगों को धमकाता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे रवि के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को यहीं पर जान से मार डालूंगा। तो रवि के दोस्त भी सरान की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और यहाँ पर अपना मुंह खोल देते और सरान को बता देते हैं कि आपकी बहन रवि के साथ नहीं भागी है बल्कि वीर के साथ भागी है। वो वीर से प्यार करती है और वो लोग बहुत जल्द शादी करने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो दोनों एक साथ रह सके। जब सरान ये सुनता है कि सारा ने इतना बड़ा प्लान इस तरह चोरी छुपे किया, ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। आगे पिम कहती है तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ नहीं भागी है, तो अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तो सरान कहता है भले ही मेरी बहन तुम्हारे भाई के साथ नहीं भागी है लेकिन तुम्हारा भाई ही था जिसने मेरी बहन को भागने में हेल्प की है, इसलिए तुम्हारा भाई कसूरवार है, इसलिए मैं उसे भी ढूंढ कर सबक सिखाऊंगा। तो पिम कहती है लेकिन इसमें मेरे भाई की क्या गलती है, तुम्हारी बहन किसी लड़के से प्यार करती है और उसने मिलवाने में मेरे भाई ने सिर्फ हेल्प की है, तो इसमें मेरे भाई की क्या गलती है। तो सरान कहता है अपने भाई का पक्ष मत लो, तुम्हारा भाई भी इन सब में बराबर का हिस्सेदार है तो उसे भी सजा मिलेगी, समझी। तो पिम सरान की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ रवि के दोस्त रवि से मिलने के लिए होटल जाते हैं और वहां जाकर उसे बताते हैं कि सरान को सब कुछ पता चल गया है। तो रवि जैसे ये सुनता है कि सरान यहाँ पर है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो इस शहर से भी भागने की प्लानिंग कर लेता है क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं आ सकता। आगे सरान पिम को होटल लेकर जाता है तो पिम कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर होटल में नहीं रहूंगी, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। तो सरान कहता है बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। तो पिम कहती है तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी बहन के भागने में मेरे भाई का कोई हाथ नहीं है, ना ही वो मेरे भाई के साथ भागी है, तो अब तुम मुझे अपने पास क्यों रोक रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। और यहाँ पर पिम सरान की एक बात भी नहीं सुनती और टैक्सी पकड़कर बस स्टेशन चली जाती है। तो वहाँ जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर उससे पैसे मांगता है तो बेचारी पिम के पास तो पैसे होते ही नहीं और ना ही उसके पास फोन होता है, तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि वो टैक्सी ड्राइवर के पैसे कैसे देगी। आगे टैक्सी ड्राइवर इसी बात को लेकर हंगामा क्रिएट करने लगता है और पिम को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देने लगता है। तो बेचारी पिम बहुत ही परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है और उसका मामला यहीं पर रफा दफा कर देता है। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है तुम मेरी हेल्प के बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। तो पिम कहती है इसमें भी तुम्हारी ही गलती है, सुबह सुबह तुम मुझे इस तरह लेकर आ गए कि मैं पैसे भी नहीं ले पाई और ना ही अपना फोन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। पर यहाँ पर सरान उसे पैसे उधार देने से मना कर देता है और कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ मेरा ही सहारा है, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो वरना हवालात की हवा खाओ। तो बेचारी पिम के पास सरान के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते कहीं जाने के, तो उसे सरान के पास मजबूरन जाना पड़ता है। आगे वो दोनों होटल जाते हैं तो सरान ने यहाँ पर बस एक ही कमरा बुक किया होता है। जब पिम को इस बारे में पता चलता है तो वो सरान पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है हम दोनों एक कमरे में कैसे रह सकते हैं, तुम्हें दूसरा कमरा बुक करना होगा। तो सरान कहता है मैंने ये कमरा अपने लिए बुक किया है, अगर तुम्हें दूसरा कमरा चाहिए तो जाकर खुद बुक कर लो और उसके पैसे खुद दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलग कमरे के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। अगर तुम्हें रहना है तो इसी कमरे में रहो वरना तुम्हारी मर्जी। तो बेचारी पिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सरान के साथ एक ही रूम में रहने के अलावा। आगे सरान पिम को टॉन्ट मारकर चेंज करने के लिए चला जाता है और पिम बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो सरान के साथ इस रूम में कैसे रहेगी। आगे पिम सरान से बचने के लिए पूरे बेड पर अकेले ही कब्जा मार लेती है ताकि वो इस बेड पर सरान को सोने ही ना दे और वो आराम से इस बेड पर सोए। तो सरान जब नहाकर वापस आता है तो वो पिम को कहता है जाकर नहा लो और ये कपड़े खोलकर मुझे दे दो ताकि मैं इसे लॉन्ड्री करवा सकूं, क्योंकि कल भी तुम्हें यही पहनना है। पर पिम नहाने से मना कर देती है और कहती है मुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। तो सरान कहता है तुम्हारा शरीर बदबू मार रहा है, चुपचाप जाकर नहाओ। पर पिम जाने से मना कर देती है। तो सरान भी समझ जाता है कि इस जिद्दी लड़की को अब उसे अपने तरीके से ही मनाना होगा। तो सरान यहाँ पर पिम को जबरदस्ती बाथरूम ले जाने लगता है नहाने के लिए। तो बेचारी पिम को भी सरान के सामने झुकना ही पड़ता है और वो कहती है ठीक है मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और वो नहाने के लिए चली जाती है। तो सरान ये सब करके बहुत ही खुश होता है। आगे सरान अपने और पिम के कपड़े को लॉन्ड्री में दे देता है वॉश करवाने के लिए। उसके बाद वो एक डिटेक्टिव हायर करता है ताकि वो उसकी बहन का पता लगा सके। दूसरी तरफ पिम नहाकर वापस आती है तो वो देखती है कि सरान रूम में है ही नहीं। तो पिम इस मौके का फायदा उठाकर पूरे बेड पर जाकर अकेले ही सो जाती है। आगे सरान रूम में आता है तो वो पिम को अकेले बेड पर सोता हुआ देख उसे बड़े ही प्यार से देखता है और चुपचाप जाकर नीचे में सो जाता है। अगली सुबह जब पिम उठती है और वो देखती है कि सरान उसके पास नहीं सोया है बल्कि नीचे सोया हुआ है, तो ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि कल पूरी रात
रात सरान ने ड्राइव की होती है और उसे रात में सोने के लिए अच्छा बेड भी नहीं मिला होता है, जिस वजह से उसे सरान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। और वो सरान को कहती है, मुझे पता है तुम्हें बेड पर सोना चाहिए क्योंकि तुम काफी थके हुए हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सो सकती, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और ये कहकर वो चेंज करने के लिए चली जाती है। तो सरान ये सारी बातें सुन लेता है क्योंकि वो सोया हुआ नहीं होता, और वो ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि सरान पिम को पसंद करता है। उसे पहली नजर में ही पिम से प्यार हो गया होता है, पर वो ये बात पिम को बता नहीं पाता। आगे पिम रेडी होकर बाहर आती है तो वो सरान को कहती है, आज का काम हो गया ना, अब मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं घर वापस जा सकूं। तो सरान कहता है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है लौटाने के लिए। तो पिम कहती है, तुम्हें पता है ना, मेरे भेड़ घर में अकेले हैं, उसे कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं है, अगर मैं घर नहीं गई तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। और वैसे तुम्हारा काम तो हो गया ना, और तुम्हें पता चल गया ना कि इन समय मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, तो फिर तुम मेरे भाई को इन समय क्यों घसीट रहे हो। सरान कहता है, तुम उस भाई की साइड ले रही हो जो भाई तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया है, तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे तो अपनी अय्यासियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। उसे यहाँ पर रहकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ से फरार है। तो यहाँ पर पिम कहती है, मेरा भाई जैसा भी हो पर मेरा भाई है, मैं उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकती। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही होती है कि तभी सरान को एक मैसेज आता है और वो पिम को लेकर एयरपोर्ट जाता है। तो पिम यहाँ पर पूछती है कि हम एयरपोर्ट क्या करने आए हैं, कि तभी वहाँ पर सरान के 2 बच्चों की एंट्री होती है। तो पिम जैसे ये जानती है कि सरान के 2 बच्चे हैं, ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं होती कि सरान की शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं, क्योंकि उसने आज तक सरान की वाइफ को भी नहीं देखा होता। दूसरी तरफ सरान के कहने पर सरान के अंकल पिम के घर को ठीक ठाक करते हैं क्योंकि पिम के घर में बहुत कुछ टूटा फूटा हुआ हो। तो अंकल सरान के कहने पर उन सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि पिम को कोई प्रॉब्लम ना हो। कि तभी वहाँ पर डैनियल पिम से मिलने के लिए आता है, तो अंकल उसे बता देते हैं कि पिम घर पर नहीं है। कि तभी वहाँ पर थाना भी पिम से मिलने के लिए आता है, तो वो लोग थाना को वहाँ पर देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। इधर थाना को जब पता चलता है कि रवि और पिम दोनों ही घर से गायब है, ये बात जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि रवि यहाँ पर उसे धोखा दे रहा है और उसके वादे के अनुसार वो उसे अपनी बहन नहीं दे रहा। तो वो अपने बंदे को कहता है कि वो कहीं से भी रवि को ढूंढ कर निकाले क्योंकि रवि उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकता। आगे सरान अपने बच्चों को घर लेकर आता है, तो यहाँ पर पिम को पता चलता है कि सरान का बैंकॉक में भी एक बहुत बड़ा घर है। ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सरान से पूछती है कि जब तुम्हारा बैंकॉक में इतना बड़ा घर है तो कल रात हम होटल में क्यों रुके हुए थे, हम लोग यहाँ पर भी तो आराम से रह सकते थे ना। तो सरान इस बात का कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो पिम को टीस करके वहाँ से चला जाता है और पिम पूरी तरह से परेशान हो जाती है। आगे पिम सरान से पूछती है कि हम लोग घर वापस कब जाने वाले हैं, तो सरान कहता है कल, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, मुझे बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उन सब में। आगे सरान पिम को अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर जाता है। तो यहाँ पर पिम सरान से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं तुम्हारे बच्चों की शॉपिंग कर रही, और अगर उसने तुम्हारे बच्चों को यहाँ पर भेजा तो कपड़े के साथ क्यों नहीं भेजा। और यहाँ पर पिम सरान से उसकी वाइफ के बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है, पर सरान उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और पिम को कहता है तुम्हारे पास भी कपड़े नहीं है, तुम भी यहाँ पर अपने लिए कपड़े खरीद लो। और वो उससे साइज पूछता है पर पिम साइज नहीं बताती। तो यहाँ पर सरान अपने आप ही उसके साइज पता करने लगता है जो पिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो कहती है ठीक है मैं अपने लिए कपड़े लूंगी, लेकिन इसके पैसे तुम दोगे, मैं इसकी एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। तो सरान कहता है ठीक है तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तो पिम यहाँ पर सरान को चूना लगाने के लिए महंगे महंगे कपड़े ले ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सारा पर पड़ती है जो शॉपिंग करने के लिए उसी मॉल में आई हुई होती है। तो पिम जैसे ही सारा को देखती है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती। इधर सारा भी पिम को देख लेती है और वो पिम से छुपते छुपते उस मॉल से भाग जाती है। इधर पिम सारा के पीछे भागी रही होती है कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो मॉल के कपड़े लेकर भाग रही होती है। कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को समझाता है कि ये मुझे ही ढूंढ रही थी जिस वजह से ये भाग रही थी। और सरान यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और उसके बाद वो पिम से पूछता है कि तुम वहाँ से भाग क्यों रही थी। तो पिम उसे बताती है कि यहाँ पर मैंने तुम्हारी बहन को देखा, मैं उसे ही पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। तो सरान जैसे ही अपनी बहन का नाम सुनता है वो भी कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाता है और दोनों ही मॉल के कपड़े लेकर सारा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी सारा का कोई अता पता नहीं मिलता। उल्टा उन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है। तो सरान यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से झूठ बोलते हैं कि उसका पर्स खो गया था जिस वजह से वो भाग रहा था और वो इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देता है। आगे सरान और पिम शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो वो दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो सरान अपने बच्चों को इस तरह हंसते खेलते देखकर बहुत ही खुश होता है और पिम को बताता है कि इन दोनों बच्चों की माँ 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो कल से सरान से इन दोनों बच्चों की माँ के बारे में पूछे जा रही थी पर सरान इस बात का कोई जवाब नहीं
दे रहा होता है तो उसे इन दोनों बच्चों के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उन दोनों बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है क्योंकि वो दोनों बच्चे पिम के साथ घुल मिल गए होते हैं और उसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो सरान जब ये सब देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ सारा घर आती है और वीर को बताती है कि मेरे भाई को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से भी जाना होगा। तो वीर कहता है हम कब तक तुम्हारे भाई से छुपते रहेंगे, आज न कल हमें उनका सामना करना ही होगा, अगर वो यहाँ पर है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तो सारा कहती है तुम मेरे भाई को नहीं जान, अगर मेरे भाई ने हम दोनों को पकड़ लिया तो वो मेरे साथ तो कुछ नहीं करेंगे पर वो तुम्हें जान से मार डालेंगे और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। दूसरी तरफ औरन बार में ड्रिंक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर थाना आता है। एक्चुअली थाना औरन का पहला प्यार होता है। पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे पर बाद में औरन को रियलाइज हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हैं, इसलिए उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। पर थाना अभी भी औरन को पसंद करता है और वो औरन को कहता भी है अगर वो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहती है तो वो आ सकती है। पर औरन थाना की लाइफ में दोबारा वापस आना नहीं चाहती क्योंकि अब उसे सरान मिल गया होता है और सरान के मुकाबले थाना कुछ भी नहीं होता जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकती है। इसलिए वो यहाँ पर थाना को पिम के बारे में बताती है ताकि थाना पिम के पीछे पड़ जाए और वो पिम को सरान की लाइफ से दफा कर दे और सरान फिर से उसका हो जाए, क्योंकि औरन को पता होता है कि थाना एक नंबर का लड़की बाज है और वो जहाँ भी खूबसूरत लड़की देखता है वो मुंह मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ सरान अपने बच्चों को कहानियां सुनाकर उसे सुलाकर रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर पिम उसका इंतजार कर रही होती है। तो यहाँ पर सरान पिम को चिढ़ाने के लिए कहता है क्या हुआ, मेरे बिना नींद नहीं आ रही, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? तो पिम कहती है बकवास करना बंद करो, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ कहने के लिए आई हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कल से तुम्हें तुम्हारी वाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है। तो सरान जैसे ये सुनता है कि पिम उसकी मरी हुई बहन को उसकी मरी हुई वाइफ समझ रही है, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। पर वो ये बात यहाँ पर क्लियर भी नहीं करता है कि वो बच्चे उसकी बहन के हैं ना कि उसके। तो पिम सरान को सॉरी कहकर रूम में जा रही होती है कि तभी सरान पिम को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना फार्म मुझे बेच देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है उस फार्म को मेंटेन करने के लिए और ऊपर से तुम्हारा भगोड़ा भाई भी भाग गया है, तुम अकेले उन सबको कैसे मेंटेन करोगी। तो पिम जैसे ये बात सुनती है तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो यहाँ पर सरान पर भड़कने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, तुम्हारी शुरुआत से ही बुरी नजर है मेरे फार्म पर, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें अपना फार्म कभी भी नहीं बेचूंगी। और पिम ये कहकर रूम में चली जाती है और रूम में जाकर भी सरान को लेकर बुरा भला ही कहती है और सरान ये सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। वेल सरान यहाँ पर पिम के फायदे के लिए ही बातें कर रहा था पर पिम उसकी पूरी बात सुनती नहीं और बीच में ही काट कर कुछ गलत ही मतलब निकाल लेती है। दूसरी तरफ तोई और भी पिम के भेड़ चराड़े होते हैं तो ये दोनों खेत में ही एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा और ये दोनों खेत से रोमांस फरमाकर पिम के घर वापस आते हैं तो वहाँ पर वो लोग एक बंदे को देखते हैं जो पिम के घर पर कुछ दिनों से नजर रखे हुए होता है। तो वो लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है जो पिम के घर पर इतने दिनों से नजर रख रहा है। आगे वो लोग इसी बारे में बात करते करते पिम के घर को ठीक करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और औरन को जब पता चलता है कि सरान ने इन लोगों को ऑर्डर दिया है पिम के घर को ठीक करने के लिए, ये बात जानकर तो उसका मुंह फूल जाता है कि आखिरकार सरान उस गरीब लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है और उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। इधर भी औरन का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे औरन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि वो एक नंबर की लालची घमंडी और चुड़ैल लड़की होती है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सरान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहती है। आगे सरान पिम को लेकर गाँव वापस आ जाता है तो यहाँ पर सरान के बच्चे पिम को इतना पसंद करने लगे होते हैं कि वो पिम को अपने घर खेलने जाने को कहते हैं और उसे अपने साथ अपने घर में रहने को कहते हैं। तो पिम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता तो सरान यहाँ पिम के बदले अपने बच्चों को कहता है तुम फिक्र मत करो, पिम जरूर तुम लोगों के साथ खेलने आएगी। तो वो बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं पर पिम ये बात सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो सरान उसके पीछे जाता है और पिम को कहता है तुमने बच्चों को हाँ क्यों नहीं कही, तुम्हारी वजह से देखो बच्चों का मुंह लटक गया। तो पिम कहती है जो चीज हो ही नहीं सकती मैं उसके लिए हाँ क्यों करूँ, और मैं तुम्हारे घर तो इन बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जा सकती और ना ही तुम्हारे घर रहने के लिए, तो मैं उन बच्चों को झूठी उम्मीद क्यों दूं। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो ताकि तुम मेरी जमीन को हड़प सको, लेकिन याद रखना कि मैं अपना फार्म तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगी, चाहे मेरा खेत सूख कर मर क्यों ना जाए, मैं उसे मेंटेन भी क्यों ना कर पाऊँ, तब भी मैं तुम्हें अपना खेत नहीं बेचूंगी। तो सरान कहता है तुम किसके बलबूते पर इतना कूद रही हो, अपने भगोड़े भाई के दम पर जो तुम्हें ऐसे हालात में छोड़कर चला गया और तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं। तो पिम कहता है उसने नहीं सोचा हो लेकिन मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपना फार्म तुम्हें नहीं बेचूंगी। तो सरान को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। आगे पिम जब अपने घर आती है और अपने घर की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि सरान ने उसके घर की इतनी मरम्मत की, लेकिन उसे यहाँ पर भी सरान का स्वार्थ ही दिखाई देता है कि सरान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो उसकी जमीन को हड़प सके। आगे पिम किचन जाती है खाना बनाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके घर में तो राशन ही नहीं है। तो
बेचारी पिम पूरी तरह से परेशान हो जाती है और बेचारी को भूखे पेट ही रहना पड़ता है। आगे बच्चे घर आते हैं तो आंटी बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस पर अपना प्यार लुटाती है कि तभी वहाँ पर औरन भी आ जाती है और यहाँ पर एक अच्छी इंसान और उन दोनों बच्चों की माँ बनने की एक्टिंग करने लगती है, जो उन दोनों बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर वो दोनों बच्चे औरन को रोस्ट कर देते हैं, जिस वजह से औरन का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे औरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही औरन उन्हें पसंद करती है। बस वो सरान की फैमिली के सामने उन दोनों को प्यार करने का दिखावा करती है। इधर सारे नौकर जब ये सब देखते हैं तो वो खूब हंसते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी औरन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आगे सारे लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर तोई को बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो सरान को साइड में बुलाता है और उसे बता देता है कि कुछ दिनों से पिम के घर पर कोई बंदा नजर रखे हुए था। पता नहीं वो कहाँ से आया था, लेकिन बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जब सरान ये बात सुनता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है पिम के लिए, और औरन देखती ही रह जाती है। इधर बेचारी पिम भूखे पेट सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो बाहर जाकर देखती है तो सरान उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। तो सरान यहाँ पर पिम से पूछता है, तुम ठीक हो ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना? तो पिम कहती है, अब तुम आ गए हो ना, अब पक्का यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होगी। और यहाँ पर पिम सरान को सीधे मुंह जवाब नहीं देती, उल्टा उसे टॉन्ट ही मारती है, क्योंकि पिम को लगता है कि सरान उसकी फार्म को छीनने की कोशिश कर रहा है ये सारे टेक्निक से। तो बेचारा सरान पिम की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पिम को कितनी बार भी कुछ भी समझा ले पर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला, वो उसे गलत ही समझेगी। आगे सरान पिम के सारे घर की पूरी जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि पिम के घर में खाना नहीं है। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो ये देखकर जा ही रहा होता है कि तभी वो एक बंदे को जाते हुए देखता है, तो सरान जाकर उस बंदे को सीधा झपट लेता है और यहाँ पर इन दोनों में जमकर फाइटिंग होने लगती है, जिस चक्कर में बकरी के तबेले में आग लग जाती है। पर सरान इस बात पर ज्यादा नोटिस नहीं करता, क्योंकि उसका सारा ध्यान उस बंदे को पकड़ने में होता है और वो उस बंदे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। इधर पिम भी सरान को ये सब हरकत करते हुए देख लेती है और वो अपने तबेले में आग लगा हुआ भी देख लेती है, जिसे देख वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपने तबेले की आग बुझाती है। और उसे लगता है कि सरान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है उसे डराने के लिए, ताकि वो उसे अपना फार्म बेच दे। और यहाँ पर पिम फिर से सरान को गलत समझने लगती है। दूसरी तरफ सरान उस गुंडे को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर उस गुंडे के देह में इतनी आग लग चुकी होती है कि जिस वजह से गाड़ी के साथ ब्लास्ट हो जाता है और सरान को ये बात पता नहीं चलती कि आखिरकार वो बंदा कौन था और वो पिम के घर पर क्या कर रहा था। अगले दिन पुलिस वहाँ पर आ जाती है उस बंदे की जांच पड़ताल करने के लिए, पर उन्हें पता नहीं चलता कि आखिरकार ये बंदा कौन है। इधर थाना समझ जाता है कि उसके ही बंदे की मौत हुई है, तो वो इस मामले से निकलने के लिए अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि फार्म में जाकर सबको बता दो कि हम इस बंदे को नहीं जानते थे और ये बंदा हमारे साथ काम नहीं करता था, क्योंकि हम कोई भी पुलिस का झमेला हैंडल नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और सरान को पक्का यकीन होता है कि ये बंदा थाना का है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं होता इस बारे में। दूसरी तरफ पिम दादाजी के रूम जाती है अपना अकाउंट बुक लेने के लिए, पर उसे कहीं भी अपना अकाउंट बुक नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके दादाजी ने यहीं पर उसका अकाउंट बुक रखा होता है पर वो नहीं मिल रहा होता। तो वो सीधा बैंक चली जाती है अपने पैसे निकलवाने के लिए, और वो मार्केट जाने के लिए किसी से लिफ्ट ले ही रही होती है कि तभी वो सरान के गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन जब वो सरान को देखती है वो पूरी तरह से एम्बैरेस फील करने लगती है। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है, तुम्हें मरने के लिए सिर्फ मेरी ही गाड़ी मिली थी। तो पिम कहती है, अगर मुझे मरना ही होगा ना तो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की गाड़ी के नीचे आकर नहीं मरूंगी, बल्कि किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मरूंगी। तो सरान कहता है, आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, आखिरकार मैं किस टाइप का इंसान हूँ? तो पिम कहती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम मुझसे मेरे फार्म को छीनने के लिए इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कल तुमने मेरे तबेले में आग लगा दी ताकि मैं डर के मारे अपना फार्म तुम्हें बेच दूं। तो सरान जब ये सुनता है कि पिम अपने फार्म में आग लगने की वजह उसे समझ रही है, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो पिम को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई है। पर पिम यहाँ पर उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती, उल्टा उसी पर इल्जाम लगाने लगती है। तो सरान उसे सीधा क्राइम साइट पर लेकर जाता है और कहता है, कल तुम्हारे फार्म में जिस बंदे ने आग लगाई थी ये बंदा वही है। तो पिम ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर वो यहाँ पर भी यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि वो बंदा सरान का ही भेजा हुआ था। तो सरान पिम की ऐसी सोच को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो सरान यहाँ पर पुलिस वाले को बताता है कि इसी बंदे ने शायद पिम के फार्म में आग लगाई है, अगर आप वहाँ पर जांच पड़ताल करेंगे तो शायद आपको वहाँ से कोई क्लू मिल सकता है। तो पुलिस वाला कहता है, ठीक है, हम पूरी जांच पड़ताल करके आपको
बताएंगे। तो सरान कहता है ठीक है, आप मेरे फार्म में आ जाइएगा और मुझे सारी अपडेट दीजिएगा। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसका फार्म होता है, लेकिन सरान यहाँ पर उसका बॉस बनने की कोशिश करता है। तो सरान यहाँ पर पिम को समझाता है कि मैंने तुम्हारे फार्म में आग नहीं लगाई थी, बल्कि इस बंदे ने तुम्हारे फार्म में आग लगाई थी। तो पिम कहते लेकिन आखिरकार इसने ये सब क्यों किया? तो सरान कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे पिम मार्केट जा रही होती है तो सरान उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाता है और सरान कहता है तुम्हें यहाँ से कुछ सामान लेना है तो तुम सामान ले लो, मैं 30 मिनट में वापस आता हूँ। तो पिम कहती है मैं खुद घर जा सकती हूँ। तो सरान कहता है अगर हम दोनों को साथ ही घर जाना तो तुम अकेले क्यों जाओगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैं 30 मिनट में यहाँ पर आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिम बैंक जाती है अपने पैसे निकलवाने के लिए। तो वहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि उसका भाई कुछ दिन पहले ही उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल चुका है और उसने ये कहा कि वो इस महीने के लास्ट में जमीन मॉर्गेज के सारे पैसे दे देगा और अपनी जमीन भी छुड़वा लेगा। जब पिम ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। तो बेचारी पिम मायूस होकर बैंक से निकलती है और अपने आप से पूछती है कि आखिरकार उसके भाई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसने उसके बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा। कि तभी वहाँ पर सरान भी आ जाता है और पिम को बैंक से निकलते हुए देख लेता है। तो वो सीधा बैंक जाता है और वहाँ जाकर जांच पड़ताल करता है। तो उसे पता चलता है कि पिम के भगोड़े भाई ने पिम के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और उसने लोन का इंटरेस्ट भी नहीं भरा है। ये सारी बातें सुनकर तो सरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि रवि का ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। वो पहले से ही अपनी बहन को छोड़कर भागने का प्लान बना चुका था। तो सरान को पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि पिम के पास अब पैसे भी नहीं होते। आगे सरान पिम के पास जाता है और पिम से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो मार्केट सामान लेने के लिए गई थी ना, तो फिर सामान कहाँ है? तो बेचारी पिम ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती सामान खरीदने के लिए। तो वो मार्केट किस वजह से जाए? तो यहाँ पर सरान पिम की बहुत ही फिक्र करता है और उसकी केयर भी करता है। आगे सरान कहता अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो घर वापस चलते हैं। तो पिम जाने लगती है लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी खाना नहीं खाया होता है, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सरान उसे पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया? तो पिम उसे कुछ भी नहीं बताती। तो सरान उसे अपने साथ गाड़ी पे ले जाता है और उसे बैठने को कहता है और कहता है मुझे कुछ सामान खरीदना है, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। और सरान ये कहकर पिम के लिए सारा राशन का सामान खरीदता है बिना पिम को पता चले। इधर दास सरान को ये सब करते हुए देख लेती है और उसे लगता है कि सरान पिम को पसंद करता है, इसलिए वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो वो सीधा अपने दोस्तों को बताती है सरान की इस हरकत के बारे में। जब औरन ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिरकार पिम उस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। तो दा कहती है तुम बेवकूफ तो नहीं हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सरान पिम को पसंद करता है, इसलिए वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है? तो औरन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पिम गरीब है ना। तो सरान को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। और यहाँ पर औरन ये सारी बातें कह तो देती है पर उसे खुद पता होता है कि सरान कुछ ज्यादा ही पिम में इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर औरन डैनियल को कहती है तुम पिम को पसंद करते हो ना, तो जाकर पिम से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते? वैसे भी पिम जैसी लड़कियों को अमीर बंदे बहुत ही पसंद होते हैं, अगर तुम जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करोगे तो वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देगी क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है और उसे अभी एक अमीर बंदा भी चाहिए। तो डैनियल कहता है मैं पिम को जरूर पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी जाकर उस पर थोप दूं। आगे औरन को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो सीधा थाना के पास जाती है क्योंकि औरन को पता चल गया होता है कि थाना पिम में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर औरन थाना को कहती है तुम पिम में इंटरेस्टेड हो ना, तो जाकर पिम को अपना क्यों नहीं बना लेते कि इससे पहले कोई और तुम्हारी चिड़िया को उड़ाकर ले जाए और तुम मुंह देखते ही रह जाओ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम अपना शिकार किसी के साथ नहीं बांट सकते। तो फिर इतने शांत से चुपचाप घर में क्यों बैठे हुए हो? जाकर अपने शिकार को अपना बनाओ ना। तो थाना कहता है तुम्हें भी पता है कि जब मेरी नजर एक चीज पर पड़ जाती है तो मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना बनाकर रहता हूँ। और यहाँ पर थाना फिर से औरन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपनी लाइफ में दोबारा वापस आने को कहता है। तो औरन कहती है ये तो कभी भी नहीं हो सकता, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए अपने शिकार पर ध्यान दो, इससे पहले कोई और उसे उड़ाकर लेकर चला जाए। और यहाँ पर औरन थाना को उकसा कर वहाँ से चली जाती है। आगे सरान पिम को घर छोड़ता है और उसे खाने के लिए कुछ सामान भी देता है क्योंकि उसे पता होता है कि पिम ने कल रात से कुछ भी खाना नहीं खाया है, जिस वजह से उसे इतने चक्कर आ रहे हैं। तो पिम खाना लेकर घर के अंदर चली जाती है। तो पिम जैसे ही घर के अंदर जाती है तो सरान मौके का फायदा उठाकर अपने बंदों से कहवा कर पिम के किचन में खाने का सारा सामान भरवा देता है ताकि पिम को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर वो लोग पिम के किचन को अच्छे से एडजस्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी सरान को पता चलता है कि पिम का फ्रिज खराब हो गया, अगर इसमें सामान रखा जाएगा तो वो सड़ जाएगा। तो यहाँ पर वो अपने बंदे को कहता है कि हमारे घर में एक पुराना फ्रिज है ना, तुम लोग उसे लेकर आ जाओ। तो तोई और अंकल उस फ्रिज को लेने के लिए सरान की कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर थाना भी आ जाता है। और वो जब सरान की कार देखता है तो वो समझ जाता है कि औरन उसे किस बारे में वार्न करने की कोशिश कर रही थी। उसे वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसने पिम को अपना नहीं बनाया तो सरान उसे अपना बना लेगा। तो थाना जब पिम को घर में अकेले देखता है तो वो इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसके घर चला जाता है। इधर पिम बड़े ही मजे से खाना
खा रही होती है और अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो अपनी लाइफ में आगे क्या करे, क्योंकि उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है। तो पिम थाना को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो थाना से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो थाना पिम को बताता है कि मैं यहाँ पर अपना हिसाब क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो पिम कहता है, क्या मेरे भाई ने तुमसे भी उधार लिए हैं? तो थाना कहता है, हाँ, उसने मुझसे उधार लिया है, पर उसने उस उधार के बदले मुझे कुछ बेचा भी है। तो पिम कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो थाना कहता है, तुम्हारे भाई ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और उसके बदले उसने तुम्हें मुझे बेच दिया था। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है कि उसके भाई ने उसे थाना को बेच दिया, ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, ये नहीं हो सकता, ये एग्रीमेंट तुम्हारे और मेरे भाई के बीच हुई है ना, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। पर थाना जाने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा वो पिम के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो पिम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर थाना उसे भागने नहीं देता, उल्टा उसे मारने लगता है। कि तभी वहाँ पर सरान भी आ जाता है, क्योंकि वो पिम के घर में ही होता है। और जब वो थाना को पिम के साथ इस तरह बदतमीजी करते हुए देखता है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर थाना को खूब मारने लगता है। तो थाना कहता है, तुम्हें इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिम के भाई ने पिम को ऑलरेडी मुझे बेच दिया है और पिम अब से मेरी है। तो सरान कहता है, पिम कोई सामान नहीं है जिसे कोई भी जाकर बेच दे, वो जीती जागती इंसान है। तो थाना कहता है, हाँ, वो जीती जागती इंसान है, लेकिन उसके भाई ने मुझे बेच दी, इसलिए अब पिम मेरी है। ये बात सुनकर सरान को और गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो पिम उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में पिम को काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो सरान जब पिम की ऐसी हालत देखता है तो वो थाना को खूब मारता है और उसके बाद वो पिम को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। कि तभी रास्ते में उसे उसके बंदे मिल जाते हैं और वो लोग उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर सरान पिम को एडमिट करता है। पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसके सर में चोट लगी हुई है और उसे शॉक भी लगा हुआ है, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो गई है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा। और उसकी दवाइयों की डोज भी कुछ ज्यादा है, जिस वजह से वो कुछ दिनों तक नशे में रहेगी। तो सरान जब पिम की ऐसी हालत देखता है तो उसे पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इधर पिम भी अपने भाई को पूछ रही होती है कि भाई, आपने मुझे क्यों बेच दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब सरान पिम के मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ थाना सीधा औरन के घर जाता है और वहाँ जाकर कहता है, तुम मुझे इसी बारे में वार्न करने की कोशिश कर रही थी ना, कि सरान पिम को छीनकर मुझसे लेकर जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं सरान को इतनी आसानी से पिम को ले जाने दूंगा? अपने लवर को जाकर समझा दो, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। तो औरन जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है और वो थाना को कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्यों ना हम दोनों एक डील कर लेते हैं, पिम को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसके बदले तुम सरान को कुछ भी नहीं करोगे। तो थाना कहता है, ठीक है। आगे औरन सीधा सरान के घर चली जाती है और वहाँ जाकर सरान की आंटी के दिमाग में पिम को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है कि पिम सरान के पीछे इसलिए है क्योंकि सरान अमीर है और पिम के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी है, जिस वजह से वो सरान को पटाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसका फायदा उठा सके। तो आंटी जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे पिम पर बहुत ही गुस्सा आता है। कि तभी वहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं जो फिर से औरन को रोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पिम के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। तो औरन जब बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि वो जाकर बच्चे को थपड़ा दे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी इमेज की बात होती है। दूसरी तरफ थाना को पिम पर इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो पिम के घर को पूरी तरह से जला दे, ताकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही ना बचे। तो उसके सारे गुंडे जाकर पिम के घर को जला देते हैं। तो तोई वहीं पर रहता है, क्योंकि सरान ने तोई को कहा होता है वहाँ रहकर पिम के घर की रखवाली करने के लिए। जब तोई ये सब कुछ देखता है वो पूरी तरह से डर जाता है। वो उन गुंडों के सामने नहीं आता, क्योंकि अगर वो उन लोगों के सामने आ गया तो वो लोग उसे भी जान से मार डालेंगे, इसलिए वो दूर से ही ये सब देखता है और उन लोगों के जाने के पिम के भेड़ों को उसके तबेले से बाहर निकाल देता है और उनकी जान बचा लेता है। लेकिन पिम के घर को जलने से नहीं बचा पाता, जिसे देखकर तोई बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे रोना भी आता है। इधर सरान को जब पता चलता है कि पिम का घर पूरी तरह से जल गया, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि जब पिम को होश आएगा और उसे अपने घर के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगी। आगे सरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो पिम से शादी करने का डिसाइड करता है, इसलिए वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस को सीधा हॉस्पिटल बुला लेता है और यहीं पर पिम से शादी कर लेता है। तो बेचारी पिम दवाई के नशे में इतनी धुत होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार सरान उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी पूछती है कि तुम मेरा सिग्नेचर क्यों लेना चाहते हो। तो यहाँ पर सरान पिम से झूठ बोलता है कि तुम्हारे सर में चोट लगी हुई है ना, इसलिए डॉक्टर चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है या नहीं। तो पिम सरान के कहने पर सिग्नेचर कर देती है और यहीं पर इन दोनों की शादी हो जाती है और सरान ये सब करके बहुत ही खुश होता है। आगे सरान बैंक मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि दादाजी ने मेरी और पिम की शादी बहुत पहले ही फिक्स कर दी थी और बहुत जल्द हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन तभी दादाजी की मौत हो गई, जिस वजह से ये शादी नहीं हो पाई, इसलिए मैं चाहता था कि आप हमारी शादी के गवाह बने। और यहाँ पर सरान
सरान बैंक मैनेजर को इस तरह अपनी बातों में लेता है कि वो बैंक मैनेजर भी उसकी बातों में आ जाता है। और यहाँ पर सरान बैंक मैनेजर को ये भी कहता है कि हम दादाजी की जमीन को छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए आप प्लीज बैंक के सारे कागजात तैयार कर दीजिए। तो बैंक मैनेजर कहता है ठीक है, मैं सारे पेपर्स तैयार करवाता हूँ, तुम लोग पैसे लेकर बैंक आ जाना, ठीक है। आगे सरान चोरी छुपे पिम से शादी कर लेता है और पिम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आगे सरान पिम को वेडिंग रिंग पहनाता है और कहता है आज से तुम मेरी हुई, आज से तुम मेरी वाइफ हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता। तो पिम बेहोशी की हालत में ही कहती है कौन वाइफ, किसकी वाइफ। तो यहाँ पर सरान कहता है तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा मेरी रहोगी। और वो ये बात कहकर उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि दादाजी ने पहले ही सरान को अपना सारा खेत बेच दिया था, क्योंकि दादाजी को रवि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि रवि एक नंबर का सेल्फिश, उसे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है, ना कि अपनी बहन की। इसलिए दादाजी ने पहले ही सरान को वो जमीन बेच दी थी और सरान से ये वादा भी लिया था कि उनके जाने के बाद वो पिम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे और उससे शादी कर ले, क्योंकि पिम बहुत ही भोली है और उनके अलावा पिम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसकी भलाई चाहता है। इसलिए दादाजी ने मरने से पहले पिम की जिम्मेदारी सरान को सौंप दी थी। इसलिए सरान पिम की इतनी फिक्र करता है और हर कदम पर उसका साथ देता है। और दादाजी ने जाने से पहले सरान को एक लेटर भी दिया था कि जब ये सारा हंगामा हो तो वो पिम को ये लेटर दे दे, ताकि पिम ये लेटर पढ़कर सब कुछ समझ जाए। तो सरान यही सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि तभी उसकी आंटी औरन के साथ उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। और यहाँ पर आंटी सरान को खूब डांटती है और कहती है मैं जानती हूँ कि इसकी तबीयत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा दिन इसकी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में ही बिताओगे। तुम्हारा भी काम है, तुम्हें अपने भी काम देखने होंगे। तुमने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया ना, तो तुम्हारा काम खत्म, अब चुपचाप घर चलो। तो सरान घर जाने से मना कर देता है। तो औरन कहती है आखिरकार तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है जो तुम इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो और घर जाने का नाम भी नहीं ले रहे। तो सरान यहाँ पर सबको बता देता है कि उसने पिम से शादी कर ली है और पिम लीगली उसकी वाइफ है। जब आंटी ये बात जानती है उनके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है और औरन के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो आंटी सरान के शादी को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है मैं इसे कभी भी अपने खानदान की बहू नहीं मानूंगी, क्योंकि ये लड़की मेरे खानदान के लायक ही नहीं है। और आंटी ये कहकर गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। तो सरान आंटी के पीछे जाता है और आंटी को मनाने की कोशिश करता है। तो आंटी कहती है सरान तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया, तुम्हें पता है कि औरन तुम्हें पसंद करती है और वो कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुमने औरन जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर इस लड़की से शादी क्यों कर ली, अब तुम ही बताओ औरन का क्या होगा। तो सरान कहता है आंटी मैं और औरन कितने सालों से एक साथ हैं, अगर हम दोनों के बीच कुछ होना होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम दोनों के बीच। इसका मतलब औरन मेरे लिए बनी ही नहीं है, बल्कि पिम मेरे लिए बनी है। तो आंटी कहती है तुम्हें लगता है कि पिम तुम्हारे लायक है और औरन नहीं, ये तुम्हारी बेवकूफी है सरान, तुमने जल्दबाजी में जो फैसला लिया है उससे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए उसे कल जाकर डाइवोर्स दे दो। तो सरान कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता आंटी, मैं पिम को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी वाइफ है। इधर औरन भी ये सारी बातें सुन लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि सरान उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करता, बल्कि वो पिम के बारे में फील करता है। तो वो पिम के पास जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें ऐसा है ही क्या जो मुझ में नहीं है, जो सरान मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद करता है। आगे वो लोग घर वापस जाने लगते हैं। तो यहाँ पर आंटी औरन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है सरान ने ये सब कुछ जल्दबाजी में किया है और उसे इस बात का पछतावा जरूर होगा कि वो लड़की उसके लायक नहीं है, बस तुम हार मत मानना, देखना एक ना एक दिन सरान तुम्हारा जरूर होगा। और यहाँ पर आंटी औरन को ही सपोर्ट करती है और उसे अपने भतीजे की लाइफ में दोबारा लाने के लिए उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। आगे औरन थाना से मिलने के लिए सीधा पब जाती है और वहां जाकर थाना को भड़काने की कोशिश करती है कि अगर वो चुपचाप यहाँ पर इसी तरह बैठा रहा तो कोई और उसकी पिम को लेकर चला जाएगा और वो देखता ही रह जाएगा। तो थाना कहता है पिम मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्या तुम्हें पता है कि पिम कहाँ पर है। तो यहाँ पर औरन थाना को पिम का एड्रेस बता देती है और यहाँ पर वो थाना को खूब भड़काती है ताकि थाना पिम को सरान की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा कर सके। आगे थाना पिम को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ जाता है और उसके बाद वो पिम के रूम में घुसकर सरान के ऊपर बंदूक तान देता है। तो पिम जब ये सब देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर थाना सरान को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पिम को लेकर चले जाओगे और मैं यहाँ पर हाथ धरा बैठा रहूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आज तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे सामने से पिम को कैसे लेकर जाता हूँ। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन बाद में थाना सरान पर बंदूक तान देता है। तो सरान कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार कर दिखाओ,
दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। और यहाँ पर सरान थाना के सामने खड़ा हो जाता है कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। तो थाना अपना बंदूक अंदर कर लेता है क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता जिससे उसकी इमेज पर बात आ सके। तो थाना यहाँ पर नर्स के सामने बात को कवर अप करने लगता है कि वो यहाँ पर पिम से मिलने के लिए आया था और वो इस तरह बात को कवर अप करके वहाँ से खाली हाथ ही वापस चला जाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता जिससे पुलिस उस तक पहुँच सके। आगे सरान थाना की ऐसी हरकत से पूरी तरह से परेशान हो जाता है, इसलिए वो पिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेता है। आगे पिम जब अपने हाथ में रिंग देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सरान से पूछती है कि ये रिंग कौन सी है और किसने मुझे पहनाई। तो यहाँ पर सरान उसे बताता है कि ये रिंग तुम्हारी शादी की रिंग है और मैंने तुम्हें ये पहनाई है क्योंकि तुम अब से मेरी वाइफ हो। तो पिम जैसे ये बात सुनती है कि उसकी शादी सरान से हो गई, ये बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि तभी सरान उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है जिसे देखकर तो पिम के होश ही उड़ जाते हैं और वो सरान से पूछती है मेरी शादी तुमसे हो गई और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं, ये कब हुआ और कैसे हो गया। तो सरान कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, कल ही तो हमारी शादी हुई है और कल तुमने ही तो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया था, क्या तुम भूल गए, ये सिग्नेचर तो तुम्हारा ही है। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो सरान कहता है ठीक है मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा हमारे घर। तो पिम कहती है मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी। तो सरान कहता है एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में ही रहती है तो तुम भी मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। और सरान पिम को डिस्चार्ज करवाकर अपने घर लेकर आता है जहाँ पर उसकी आंटी उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, पर सरान के बच्चे पिम को देखकर बहुत ही खुश होते हैं जब वो ये जानते हैं कि पिम हमेशा के लिए उन लोगों के साथ रहेगी। आगे आंटी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। तो सरान आंटी के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पिम अब उसकी वाइफ है इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले, पर आंटी एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं लेती, उल्टा वो सरान को कहती है कि वो पिम को डाइवोर्स दे दे और औरन से शादी कर ले, पर सरान पिम को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो आंटी कहती है आखिरकार तुम पिम को क्यों नहीं छोड़ रहे, आखिरकार उस लड़की में ऐसा क्या है, कहीं तुम उसके साथ सो तो नहीं गई जिस वजह से तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी। तो सरान जब ये बात अपनी आंटी के मुंह से सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है आंटी मैं आपको इस घर का बड़ा मानता हूँ लेकिन आप गुस्से में कुछ ऐसा मत कह जाइए जिस बात का मुझे बुरा लग सकता है। पिम इस घर की बहू है और वो ही इस घर की बहू रहेगी। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है अपने बच्चों को देखने के लिए। तो उसकी नैनी उसे बताती है कि बच्चे पिम के साथ सो गए हैं। तो सरान उन लोगों को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सरान पिम के लिए गर्मा गर्म दलिया बनाता है वो भी अपने हाथों से और उसके बाद पिम के लिए लेकर जाता है। तो उसकी आंटी उसे ये सब करते हुए देख लेती है तो यहाँ पर भी उसकी आंटी उसे टॉन्ट मारती है और कहती है उसे आए हुए बस एक दिन ही हुए हैं और वो महारानी तुमसे ही काम करवाने लगी, पहले तो कभी भी तुम्हें मैंने किचन में जाते हुए नहीं देखा था लेकिन आज तुम उसके लिए किचन में गए और अपने हाथों से दलिया भी बनाया उसके लिए। तो सरान कहता है आंटी उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं उसके लिए ये दलिया लेकर जा रहा हूँ, पर उसकी आंटी पर इस बात का भी कोई असर नहीं होता क्योंकि औरन ने आंटी के दिमाग में पिम को लेकर ऐसी ऐसी घटिया बातें भरी होती है, आंटी को पिम की अच्छाई दिखती ही नहीं। आगे सरान पिम के लिए नाश्ता लेकर आता है तो उसके बच्चे उसे बताते हैं कि पिम अपने घर जाने की प्लानिंग कर रही है। तो सरान ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पिम को कहता है अब तुम अपने घर नहीं जा सकती बल्कि यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो पिम कहती है मैं इस शादी को नहीं मानती क्योंकि जब मैंने ये शादी की ही नहीं है तो मैं इस शादी को क्यों मानूं। तो सरान कहता है क्या तुम भूल गई कल मैंने तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था जिसमें तुमने खुद साइन किया था, तो तुम इस शादी को कैसे नहीं मान सकती, तुम्हें ये मानना होगा कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड और हस्बैंड का घर ही वाइफ का भी घर होता है, इसलिए तुम भी यहीं पर रहोगी, इसलिए भागने की तो कोशिश भी मत करना, इसलिए जाओ अच्छे से रेडी हो जाओ हमें कहीं जाना है। आगे सरान पिम को लेकर बैंक जाता है और वहाँ जाकर दादाजी का मॉर्गेज फॉर्म पैसे देकर छुड़वा लेता है और वो खुशी खुशी जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात थाना से हो जाती जो कि खुद पिम के फॉर्म को छुड़वाने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन सरान उसे बताता है कि उसे आने में देर हो गई है। तो यहाँ पर थाना जब पिम को देखता है उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर उससे बदतमीजी करने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच गई, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और थाना ये कहकर बैंक चला जाता है। आगे थाना बैंक जाता है तो उसे जाकर वहाँ पता चलता है कि सरान ने पहले ही उस फॉर्म को छुड़वा लिया है, अगर सरान ने उस फॉर्म को नहीं भी छुड़वाया हो और तुम इस डॉक्यूमेंट को लेकर इस फॉर्म को छुड़वाने के लिए आते तो भी ये वैलिड नहीं होता क्योंकि इस पर पिम के सिग्नेचर नहीं है। तो थाना जब ये सारी बातें सुनता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आगे सरान पिम को औरन के स्टोर लेकर जाता है कपड़े खरीदवाने के लिए। तो पिम कहती है मेरे पास कपड़े हैं, मुझे और कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो सरान कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हें मेरे स्टेटस के हिसाब से रहना होगा, ठीक है। आगे पिम स्टोर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात औरन से हो जाती है। तो औरन यहाँ पर पिम को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और उसे घटिया घटिया बातें बोलने लगती है। तो पिम भी कोई कमजोर लड़की नहीं होती जो औरन की सारी बकवास बातें ऐसे ही सुन ले और कोई जवाब भी ना दे, तो वो भी औरन को मुंह तोड़ जवाब देती है जिससे उसका मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है
है कि तभी वहाँ पर दा आ जाती है और वो पिम को कपड़े सिलेक्ट करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। तो सरान यहाँ पर औरन से पूछता है कि तुम पिम से क्या बातें कर रही थी। तो औरन यहाँ पर बातों को पलट देती है, उल्टा वो उसे ये बताती है कि वो पिम को शादी की बधाइयां दे रही थी। आगे औरन गुस्से से घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है कि तभी उस रास्ते से थाना भी घर जा रहा होता है और वो औरन को जब ऐसी हालत में देखता है तो वो उसकी हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है और उसके बाद उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तो यहाँ पर औरन थाना को बता देती है कि सरान और पिम ने शादी कर ली है। ये बात जानकर तो थाना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता और वो गुस्से में औरन को बता देता है कि पिम के भाई ने पिम को मेरे पास बेच दिया था और उसने अपना फार्म भी मुझे बेच दिया था, लेकिन उस सरान के बच्चे ने बीच में आकर अपनी बाजी मार ली। मैं उस सरान के बच्चे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो औरन जब ये सारी बातें सुनती है तो वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और वो थाना को पिम के खिलाफ खूब उकसाती है ताकि थाना पिम का पीछा ही ना छोड़े और थाना पिम और सरान को अलग कर दे। आगे पिम और सरान शॉपिंग कर घर वापस आते हैं तो यहाँ पर जब आंटी को पता चलता है कि सरान पिम को शॉपिंग पर लेकर गया था, ये बात जानकर उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और यहाँ पर वो पिम को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तो सरान यहाँ पर अपनी आंटी को कहता है पिम मेरी वाइफ है और अब वो उसी तरह रहेगी जिस तरह हम लोग रहते हैं, उसे मेरे स्टेटस के हिसाब से ही अपने आप को मेंटेन रखना होगा। तो यहाँ पर उसकी आंटी पिम को बहुत ही बुरा भला कहती और कहती इस लड़की के तो मजे ही मजे हैं, इसने जानबूझकर तुम्हें सेड्यूस किया ताकि वो अमीर खानदान की बहू बन सके और ऐसो आराम वाली लाइफ जी सके। तो पिम जब आंटी के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तो सरान को भी अपनी आंटी पर बहुत ही गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं कहता और पिम के पीछे चला जाता है। इधर पिम अपने घर पैदल ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और पिम को कहता है गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पर पिम उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो सरान उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है। तो पिम कहती है आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझसे शादी कर ली। तो सरान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसी की वजह से पिम को इतना ह्यूमिलेट होना पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ थाना के बंदे सरान और पिम को अकेला देखकर उन्हें मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ पिम जब अपने घर आती है और अपने घर को इस तरह उजड़ा हुआ देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो इसका इल्जाम भी सरान पर ही लगाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब सरान ने ही किया है ताकि वो उसे और उसकी जमीन को पा सके। तो सरान यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया पर पिम उसकी बात ही नहीं सुनती कि तभी वहाँ पर थाना के बंदे उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तो वो लोग किसी तरह उन गुंडों से अपनी जान बचाते हैं। तो यहाँ पर पिम को फिर से लगता है कि ये सारे गुंडे सरान के हैं जो उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरान कहता है तुमने मान लिया है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी गलत होता है वो सिर्फ मेरी वजह से ही होता है, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। अगर ये गुंडे मेरे हैं तो वो लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। और ये दोनों यहाँ पर भी एक दूसरे से तू मैं करने लगते हैं। आगे वो दोनों गुंडों से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन इस चक्कर में सरान को चोट भी लग जाती है। आगे सरान पिम को एक खूबसूरत जगह पे लेकर जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि मैं यहाँ से हमेशा रोज तुम्हें देखा करता था। तो पिम कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम रोज मुझे देखने के लिए आते थे, कि कहीं मैं तुम्हारे खेत में अपने भेड़ों को चढ़ा तो नहीं रही। तो सरान जब पिम के मुंह से ऐसी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सरान अपनी फीलिंग्स पिम के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है पर पिम उसकी फीलिंग्स को समझने के बजाय उसकी फीलिंग को रोस्ट करने में बिजी रहती है। आगे सरान पिम को फिर से उसके पुराने घर लेकर जाता है क्योंकि पिम को अब यकीन आ गया होता है कि इन सब के पीछे सरान का हाथ नहीं है बल्कि थाना का हाथ है। तो पिम अपने पुराने घर को इस तरह देखकर खूब फूट फूट कर रोती है क्योंकि उसी घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर सरान उसे समझाने की कोशिश करता है कि यादें घर से नहीं बल्कि लोगों से होती है और वो यादें उसके दिल में जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। दूसरी तरफ थाना को जब पता चलता है कि उसके बंदे फिर से फेल हो गए, ये बात जानकर तो थाना को बहुत ही गुस्सा आता है अपने बंदों पर और वो अपने एक बंदे को जिंदा जमीन में गाड़ने का हुक्म देता है क्योंकि उसी बंदे की वजह से सरान आज जिंदा बच गया होता है। दूसरी तरफ सरान और पिम घर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगल से कुछ लोगों की बोलने की आवाज आती है। तो वो लोग जंगल में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर थाना के बंदे एक बंदे को जिंदा दफना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो उन लोगों के जाने के बाद वो लोग उस बंदे को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो बंदा ऑलरेडी मर चुका होता है, जिस वजह से वो लोग उस बंदे के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है। तो सरान उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर जाता है। आगे सरान उसे अपने भेड़ों से मिलवाता है और उसे बताता है कि उसके भेड़ों को कुछ भी नहीं हुआ है, उसके सारे भेड़ सही सलामत हैं। तो पिम ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सरान को थैंक यू भी कहती है। आगे सरान और पिम घर वापस आते हैं तो आंटी जब सरान की ऐसी हालत देखती है तो वो इसका कसूरवार भी पिम को ही ठहराने लगती है और उसे लगता है कि ये सब पिम की वजह से ही हुआ है। तो औरन भी यहाँ पर घी में आग डालने का काम करती है और वो भी यहाँ पर सारा इल्जाम पिम पर ही डालती है और उसे ही यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है और सरान पर अपना हक जताने लगती है। तो पिम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो औरन को सरान के पास से हटाती और कहती है मैं सरान की वाइफ
वाइफ हूँ और एक वाइफ का काम ही होता है अपने पति की देखभाल करना, तो मैं सरान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लूंगी, तुम इसकी फिक्र मत करो, बहुत रात हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। और यहाँ पर पिम औरन को उसकी औकात दिखाती है, तो सरान को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सबके सामने पिम उसे अपना पति मान रही होती है। आगे वो लोग रूम में जाते हैं, तो यहाँ पर पिम सरान की फिक्र करती है और उसके चोटों पर दवाई लगाती है और उसके बाद सरान से पूछती है, आखिरकार तुमने मुझसे क्यों शादी की, प्लीज मुझे बताओ, मुझे इस बारे में जानना है। तो यहाँ पर सरान पिम को उसके दादाजी का लेटर देता है, जहाँ पर दादाजी पिम को बताते हैं कि उन्होंने अपना फार्म ऑलरेडी सरान को बेच दिया है और उनकी ये इच्छा है कि वो सरान के साथ शादी कर ले और उसके साथ एक खुशहाल लाइफ जिए, क्योंकि वो इसके अलावा उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। तो पिम जब ये लेटर पढ़ती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो सरान कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैंने ये शादी क्यों की है। तो पिम कहती है, तुमने ये शादी दादाजी की वजह से की है ना, लेकिन इस शादी का कोई मतलब नहीं है, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो हमें इस शादी में नहीं रहना चाहिए। तो सरान कहता है, तुम्हें किसने कहा कि इस शादी का कोई मतलब नहीं है, अगर हम दोनों चाहे तो इस शादी का बहुत ही मतलब हो सकता है। और यहाँ पर सरान पिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो पिम कहती है, मुझे पहले से ही पता था तुम्हारा शादी करने का कोई और इरादा है। और यहाँ पर फिर से पिम सरान पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है, जिस वजह से सरान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, घटिया इरादा तो तुम्हारे उस भगोड़े भाई रवि और उस थाना का है, अगर तुम्हें किसी को कोसना है तो तुम उन दोनों को कोसो, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। तो पिम कहती है, हमारी शादी जिस हालात में भी हुई हो, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इसलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें ये फार्म चाहिए ना, तो मैं तुम्हें फार्म दे दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना होगा। तो सरान कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारा फार्म वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये शादी 1 साल तक निभानी होगी और 1 साल तक तुम्हें मेरी एक अच्छी वाइफ बनकर रहना होगा और वाइफ की सारी ड्यूटीज को भी पूरी करनी होगी और मेरे बच्चों की एक अच्छी माँ भी बनना होगा। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या इस वाइफ की ड्यूटीज में वो सारे काम भी होंगे जो एक कपल करते हैं। और यहाँ पर पिम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाती है। तो यहाँ पर सरान कहता है, अगर रही तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, अगर हम दोनों के बीच वो चीज हुई तो तुम्हारी मर्जी से होगी वरना नहीं होगी, लेकिन तुम्हें सबको ये यकीन दिलाना होगा कि हम दोनों की शादी प्यार की वजह से हुई है, इसलिए तुम्हें सबके सामने एक अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग करनी होगी। तो पिम कहती है, ठीक है। एक्चुअली सरान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने बहन के बच्चों को अडॉप्ट करना होता है और ये अडॉप्शन तभी पॉसिबल है जब सरान की शादी हो चुकी हो और उसकी शादी को 10 महीने हो चुके हो, तभी उसे अडॉप्शन की मंजूरी मिल सकती है और तभी वो अपनी दीदी के बच्चों को अपना बना सकता है। इसलिए सरान को सबके सामने अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छे से प्रूव करना होगा और सबको ये बताना होगा कि पिम एक अच्छी माँ बन सकती है। आगे पिम सो रही होती है तो उसे बहुत ही डर लग रहा होता है कि पता नहीं सरान उसके साथ क्या कर बैठे। तो यहाँ पर सरान भी पिम को इतना डरा हुआ देखकर उसे टीज करने से पीछे नहीं हटता और वो यहाँ पर कहता है, भले ही हम लोग अलग अलग सोने वाले हैं, लेकिन तुम्हें सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि जैसे हम दोनों के बीच बहुत ही प्यार है। और यहाँ पर सरान पिम को टीज करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो पिम सरान की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और सरान पिम को टीज करके ऑफिस रूम में सोने के लिए चला जाता है और बेचारी पिम पूरी तरह से परेशान हो जाती है।